नमस्कार साथियों, आज की एक कहानी है आखिर बेरहम और बेदर्दी सास ने ही अपनी जिंदा बहू का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। साथियों, कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इंसान कितना पत्थर दिल होता है, नफरत में सब कुछ भुलाकर सिर्फ दुश्मनी निभाना याद रखता है। मैं आपको अपना गुनाह, अपना जुर्म बताना चाहती हूँ। मैं मरने की दुआ करती हूँ, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आती। मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतारने जा रही हूँ, वह बोझ जो मेरी जिंदगी में हर दुख, हर परेशानी से बहुत बड़ा है। साथियों, कहानी को पूरा सुनिएगा, उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा कि मेरी खुद की जिंदगी ही मुझ पर ही क्यों और कैसे बोझ बन गई है। मेरा नाम अनामिका है। मैंने एक बहुत बड़े घराने में जन्म लिया था। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी शादी भी एक ऐसे खानदान में हुई जिनके पास दौलत भी और इज्जत भी हमसे बहुत ज़्यादा थी। मेरे 3 बेटे थे। ससुराल में भी मेरी बहुत इज्जत थी। मेरी सास मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखती थी। मुझे अपने बच्चों में रोहन सबसे ज़्यादा प्यारा लगता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे पति ने उसे काम के सिलसिले में जर्मनी बुला लिया। मैं रोहन की जुदाई में बहुत दुखी रहती थी, लेकिन यह मेरे बेटे के आने वाले कल और फ्यूचर का सवाल था। इस बार जब रोहन सर्दियों में जर्मनी से वापस आया तो बहुत खुश और बहुत निखरा सा नजर आ रहा था, लेकिन कभी कभी बेचैन और बोलता बोलता खामोश हो जाता था। अजीब बात तो यह थी कि इस बार वह अपने बाप के कहने पर भी जर्मनी वापस जाने के मूड में नहीं लग रहा था। मैं उस दिन धूप में बैठी हुई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मेरे पास मेरी नौकरानी आई और आहिस्ता से मेरे कानों में कहने लगी कि मालकिन, रोहन साहब का किरण के साथ चक्कर चल रहा है। अब यह बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में रूह ही ना हो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमीनी, अगर और बकवास की तो मैं तेरी जबान काट लूंगी। मैं उसे गालियां दे रही थी और वह सर झुकाए खामोश खड़ी थी। फिर से उसे अपने सामने खड़ा देखने के बाद मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं बोली, बेहया, तू मेरे सामने से चली जा। मेरे इन अल्फाज के जवाब में उसने आहिस्ता से कहा, मालकिन, यह सच है। मुझे इसकी इस बात पर और भी अधिक गुस्सा आ गया। जी तो कर रहा था कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। मैंने उससे कहा कि यहाँ से अभी के अभी दफा हो जा। किरण का बाप हमारे घर में एक नौकर था और उसकी माँ हमारे घर में साफ सफाई वगैरह करने के लिए आ जाती थी। किरण अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। किरण वाकई खूबसूरत थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होठ और गाल पर एक छोटा सा तिल। किरण की किस्मत की एक खराबी यह थी कि वह एक गरीब नौकर की बेटी थी और दूसरी खराबी मेरे बेटे रोहन के दिमाग में थी, जो एक नौकरानी की शादीशुदा बेटी का दीवाना हो गया था। मुझे अपने बेटे की अक्ल पर हैरानी हो रही थी कि वह एक नौकरानी की शादीशुदा बेटी का दीवाना क्यों और कैसे हो गया था। किरण के माँ बाप ने उसकी आग लगाने वाली खूबसूरती के डर से अपने मोहल्ले में ही एक बीमार बूढ़े से उसकी शादी करवा दी। मुझे याद है, जब वह शादी के बाद पहली बार आई थी तो मैंने उसकी माँ से कहा था कि इसके लिए तुम्हें बीमार बूढ़ा ही मिला था क्या। जवाब में माँ की बजाय किरण ने कहा, मालकिन, वह बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। कुछ दिनों के बाद दोपहर के वक्त मेरा बेटा रोहन किरण का हाथ पकड़े मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मम्मी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैंने किरण से शादी करने का फैसला किया है। मैंने इसके बूढ़े पति से बात कर ली है। बच्चा होने के बाद वह इसे छोड़ देगा, फिर यह कुछ दिन यहीं रहेगी और मैं इससे शादी कर लूँगा। आप इसे अपने साथ रख लें और किसी से इस बारे में कुछ मत कहना। किसी और को अभी इस बात की खबर नहीं है। मैं शादी के बाद इसे अपने साथ जर्मनी ही ले जाऊंगा। इसके बाद मैंने किरण की तरफ देखा। वह खामोश खड़ी थी।
इन सब बातों के बीच में उसने एक बार भी अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाई थी। रोहन बड़े प्यार से बोला, माँ क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? रोहन ने बड़ी मोहब्बत और उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया। उसे मेरी हालत का अंदाजा नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अरे क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। रोहन मेरी बात सुनकर खिल उठा था। उसने झुककर मेरे हाथ चूमे और किरण से कहा, अब तुम हर वक्त मम्मी के साथ रहना, मम्मी तुम्हारा ऐसे ख्याल रखेगी जैसे मेरा ख्याल रखती है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने किरण के बालों को पकड़कर झटका और कहा, बदतमीज, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? बेगैरत, तू कैसी औरत है? वह तकलीफ की वजह से करहाने लगी और रोते हुए कहने लगी, मालकिन ये आपके बेटे का कसूर है। मैंने तो अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। आप लोग बड़े आदमी हो, आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो। रोहन साहब ने मेरे पति से जबरदस्ती करके मुझे छोड़ने को कहा। मैंने उन्हें बताया भी था कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं, मगर उन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं भला क्या कर सकती थी? किरण की बातों से साफ जाहिर था कि उसे अपने पति से बहुत प्यार है। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की गलती का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि यह मुझे उलझा रही है। मैंने उसे झटकते हुए कहा, चल बेगैरत, मैं तुझे फिर देखूंगी। और मैंने उससे बराबर वाले कमरे में जाने को कहा। फिर मैं रोहन के पास गई और रोहन से कहने लगी, बेटा मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त मैं तुम्हें उस 2 टके की नौकरानी की बेटी के सामने कुछ नहीं कह सकती थी, मगर इतना तो सोच, अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को इस बारे में पता लगेगा तो वह क्या सोचेंगे? रोहन कहने लगा, मम्मी भाइयों से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, सभी मेरी खुशी में खुश हैं। सिर्फ पापा को नहीं पता है। उन्हें भी मैं जर्मनी जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि पापा को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह बेगैरत औरत मां बनने वाली है। रोहन बोला, मुझे सब पता है, मैं बच्चा पैदा होने के बाद ही उसके साथ शादी करूंगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, प्लीज आप भी मान जाइए। मैंने कहा, तुमने भाइयों के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठाया है और वह बदनसीब किरण अपने पति के लिए आंसू बहा रही है। मम्मी वह ठीक हो जाएगी, उस बेचारी ने तो अभी देखा ही क्या है। मैं इतनी खुशियां दूंगा उसे कि वह सब कुछ भुला देगी। रोहन मेरे दोनों हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मम्मी मैं बिल्कुल बेबस हूं, मैं उससे बेहद प्यार करता हूं। उस वक्त मैं अपने बेटे से हार गई थी और किरण को अपने साथ रखने की हाँ भर ली थी। और वैसे भी रोहन के दोनों भाई उसके साथ थे। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा रोहन जर्मनी चला गया और किरण मेरे साथ में रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बाकी बेटे किरण का ऐसे ख्याल रखते थे जैसे वह वाकई उनकी भाभी हो। मेरी बाकी बहुएं भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर मैं हर वक्त जलती और उसे घूरती रहती थी। किरण को तकलीफ देने और उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रात मेरी बहू ने मेरे कमरे में आकर बताया कि किरण की तबीयत खराब है। मैंने नफरत से कहा, जहर दे दो उसे। वह बोली, मम्मी आप उससे इस कदर नफरत क्यों करती है? इस सारे मामले में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। अरे वह बेचारी इस हालत में फंस गई है। वैसे भी रोहन हम सबको प्यारा है, इसलिए मम्मी हम किरण का ख्याल रखते हैं और बेहतर यही होगा कि आप भी रोहन की खातिर उसे अपनी बहू स्वीकार कर लें। यह कहकर मेरी बड़ी बहू चली गई और मैं सोचने लगी कि मैं किसी भी हालत में उस बेगैरत औरत को अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। मैं रोजाना किरण को अपने कमरे में बुलाती और उसे बहुत बातें सुनाती। वह रोती हुई चुपचाप सब सुन लेती। मैं उसे घर से निकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि सबकी उस पर नजरें थी। मुझे उससे इतनी नफरत हो गई थी कि अब उसको जान से मार देना चाहती थी। उससे नफरत की एक वजह यह भी थी कि मैं अपने बेटे रोहन के लिए अपनी दोस्त की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी
और किरण के होते हुए रोहन कभी भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी यह किरण की एक और बदकिस्मती थी कि जब उसे 8वां महीना लगा तो मेरा बाप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मुझे वहां जाना पड़ गया। बाकी सभी लोग 13वीं के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में ही रह गई। किरण भी मेरे साथ थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वह काफ़ी तकलीफ में थी। उस वक्त मैंने अपनी एक खास नौकरानी की मदद से किरण को ऐसी दवाई पिला दी जिसकी वजह से वह 2-3 दिन तक सोती रही। अपनी चाल के मुताबिक मैंने उस दिन दोपहर को सारे गांव में ये खबर फैला दी कि किरण बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी और मर गई। फिर किरण के माँ बाप को बुलवाया गया। वह भी बेचारे रोते हुए आ गए। किरण के पास बैठी कुछ औरतों ने महसूस किया कि यह लड़की जिंदा है, मगर डर से खामोश रही। जब अर्थी उठाकर ले जा रहे थे तो किसी ने पंडित जी के कानों में यह बात डाल दी कि यह लड़की जिंदा है। उन्होंने मुझे पर्दे की ओट में आकर कहा कि शायद यह औरत जिंदा है। मैं इस औरत को जिंदा जलाकर इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। मैंने उस पंडित जी से कहा कि इस औरत के चाल चलन खराब हैं। इस औरत ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। यह पत्नी तो किसी और की है और उसका बच्चा भी इसके पेट में है। पंडित जी, अब आप ही बताइए, ऐसी बदकार औरत का यही अंजाम होना चाहिए या फिर नहीं? यह सुनकर पंडित जी ने मेरी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी और फिर मैंने कहा, अगर यह औरत जिंदा रहेगी तो मेरे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी और मेरा बेटा ऐसा नहीं करने देगा और फिर यह बेहयाई सारे गांव में फैल जाएगी। पंडित जी मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस चुके थे। मैंने उन्हें कुछ रकम भी दी थी। फिर उन्होंने किरण को जिंदा जला दिया। रोहन को जब किरण के बारे में उसके भाइयों ने बताया तो रोहन तुरंत ही जर्मनी से वापस घर आ गया। जर्मनी से आते ही वह पागलों की तरह रोने लगा। मेरी बड़ी बहू मुझे शक की निगाहों से घूरती रहती थी। कुछ दिनों बाद रोहन जर्मनी वापस चला गया और फिर वापस नहीं आया। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी नौकरानी अंजलि के जरिए रोहन और मेरे सब घर वालों को मेरे गुनाह का पता चल गया है। लेकिन किरण के घर वालों को किसी ने कुछ भी नहीं बताया था कि किरण के साथ क्या हुआ था। आज मेरी जान से ज़्यादा प्यारा मेरा बेटा रोहन मुझसे मिलना तक पसंद नहीं करता। मेरे पति के चले जाने के बाद मेरे बड़े बेटे के अलावा सब गांव छोड़कर बाहर देशों में चले गए। मेरा बड़ा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ सौतेले जैसा सलूक करते थे। वह मुझको किचन में नहीं जाने देती थी। वह नौकरों से भी कहती थी कि इन पर नज़र रखो, इस बुढ़िया को जहर खिलाने का तजुर्बा है। रोहन हम सबका लाडला था। अब मेरे इस गंदे काम की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे बड़े बेटे की कोई औलाद नहीं है और मेरी बड़ी बहू का ये कहना है कि यह इस बूढ़ी औरत को साथ रखने की सजा है, इसलिए मैं बे औलाद हूँ। मैं देखने में बहुत तंदुरुस्त थी, मगर किसी भी कमरे में सो नहीं सकती थी। खुले आसमान तले सोने से भी दम घुटता था। नींद के इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती। इस बात को 30 साल बीत चुके हैं। पिछले 4 सालों से मैं अस्पताल में हूँ। मुझे फेफड़ों का कैंसर हो गया है। मेरे जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं जो मेरे मांस को नोच नोच कर खाते हैं। डॉक्टर जब उस जगह पर दवाई लगा देते हैं तो वहाँ से खत्म होकर दूसरी जगह निकल आते हैं। मैं मौत का इंतजार कर रही हूँ, मगर मौत भी बैरी नहीं आ रही। मुझे कोई मिलने नहीं आता। शायद यही मेरी सजा थी। मैं रोती रहती और भगवान से माफ़ी मांगती रहती थी, लेकिन इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं थी। साथियों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि बाज आ जाओ इस तरह के किसी पर जुल्म करने से। अगर कोई किसी पर मेरी तरह जुल्म कर रहा है तो भगवान से डरो, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, क्योंकि जब वह चलती है तो सारा हिसाब किताब करके ही दम लेती है। और साथियों, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले उस जुर्म की हमें सज़ा क्या देते हैं वह मायने नहीं रखता। कानून क्या सज़ा देता है वह मायने नहीं रखता उतना।
बल्कि ऊपर वाला हमें उस जुर्म की सजा कितनी भयंकर देगा उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और समय आने पर बुरे कर्मों की सजा मिलती भी जरूर है, यह भी वास्तविकता है। यदि आप यह सोचते हैं कि जुर्म करते हुए मुझे कोई देख नहीं रहा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे जिसको कोई नहीं देख पा रहा वह सबको देखता है और सबके कर्मों का हिसाब भी रखता है। समय आने पर सबका बही खाता खुल जाता है। इसलिए हमेशा बुरे कर्मों से बचें और किसी पर भी अत्याचार ना करें। तो साथियों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपसे विनम्र गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।